मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का खैर मकदम है। हजरात, जो पहली खबर है वो अमेरिका और इजराइल के लिए टेंशन है, क्योंकि अब सीधी तस्वीर देखिए, ईरान और बेलारूस मुलाकात कर चुके हैं। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर और जो बेलारूस के स्टेट अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्री के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने मुलाकात कर ली है। खबर ये है कि अब बेलारूस और ईरान, ये मीटिंग जो है तेहरान में हुई है, तो बेलारूस और ईरान डिफेंस कॉरपोरेशन पे बात कर रहे हैं। जैसे खुलकर रूस अभी तक हर तरह से ईरान के साथ था, भले ही बीच में उसने झोल किया है, लेकिन अब बेलारूस भी ईरान के साथ डिफेंस पर बात कर रहा है। यानी अब ईरान के साथ एक और नया देश खुलकर सामने आने को तैयार है, जिसका नाम बेलारूस है। और ये खबर अमेरिका और इजराइल के लिए अच्छी नहीं है। वहीं मैंने आपको कल बताया था कि फ्रांस और ईरान अपने कैदियों की, एक कैदी की अदला बदली करने वाले हैं। फ्रांस की जेल में जो महिला, एक औरत, एक लेडी रिसर्चर जो बंद थी, फ्रांस ने उनको रिहा कर दिया है। वीडियो आपके सामने। उधर एक बार फिर से IRGC और ईरान को बदनाम करने के लिए जो IAEA है, उसने फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है। ये तमाम चीज़ें फिर से शुरू हो रही हैं। जब IAEA ने ईरान पर जब हमला हुआ 12 डेज वॉर में, तो इसी IAEA के चीफ ने जहरीले बयान दिए थे, जिसका फ़ायदा इजराइल अमेरिका ने उठाया था। उस वक्त भी IAEA ने कहा था कि ईरान परमाणु बनाने वाला है। ऐसे कई बयान दिए जिसका फ़ायदा नेतन्याहू ने उठा लिया। अब एक बार फिर से IAEA सेम पटरी पर आ गया है। IAEA ने फिर से कहा है कि ईरान के पास 400 किलोग्राम यूरेनियम है, जिसमें वो 60% प्योर है। यानी सीधी सीधी बात ये बताई IAEA ने कि ईरान इतना ताकतवर है, कैपेबल है कि वो 8 से 9 परमाणु बम बना सकता है। लेकिन लगाकर उसने आगे बात ही बदल दी। कहा कि लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये पता चल रहा हो कि ईरान परमाणु बनाना चाहता है। तो IAEA फिर से ईरान को मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान को इन बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता और इतना क्लियर तो हो ही गया है कि ईरान के पास परमाणु बनाने की ताकत है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल ने भी अब कंफर्म कर दिया है कि अगर कोई हम पर हमला करने की, हमारे साथ गुस्ताखी करने की गलती करता है तो मुंह तोड़ जवाब पहले से ज़्यादा देंगे। हमारा जो नुकसान हुआ था, जो डैमेज हुआ था, हमने उसको ठीक कर लिया है और अपग्रेड कर दिया है। वहीं एक टाइटल पर आपने थंबनेल पर देखा होगा कि एक लाइन ईरान के लिए है और अगली लाइन में हमने पीले फॉन्ट में लिखा हुआ है हिंदी में कि ट्रंप नेतन्याहू से चिढ़ा। आइए इस पे आते हैं। अमेरिकी ऑफिशियल ने, पता तो है ही क्या चल रहा है, अब अमेरिकी ऑफिशियल ने धमकी दी है। बाकायदा ये देखिए, अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं और वो अखबार में भी ऐसे ही छपे हैं। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि अगर नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की डील जो हमास से उन्होंने करी है, अगर ख़राब की, तो डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को ख़राब कर देंगे। तो ये कितनी ख़तरनाक लैंग्वेज है। और इससे ये क्लियर होता है कि ऑन कैमरा नेतन्याहू की जो ट्रंप तारीफ़ करता है और ट्रंप जो नेतन्याहू की तारीफ, यानी दोनों जो एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, वो फर्जी है। दोनों के बीच खतरनाक टकराव हमेशा से रहते हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने सफाई दी और कहा कि ईरान बुली था, ईरान को हमने अच्छा सबक सिखाया, ईरान पर हमने ख़तरनाक हमले किए जो कामयाब हुए, हमारा एक भी फाइटर जेट नहीं गिरा और ईरान आज हालत ऐसी है कि वो ज़िंदा रहने के लिए लड़ रहा है। आप मेरी बात मानिए,
ईरान बुरी तरह से हार गया है। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि आज कोई किसी को धमकी नहीं दे रहा है, सब नॉर्मलाइजेशन के लिए, शांति के लिए तैयार हैं, क्योंकि ईरान कल खतरा था और आज वो खतरा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इतना मतलबी आदमी है कि सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए जितने अमेरिका के पुराने राष्ट्रपति रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ता। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक दौर जॉर्ज बुश का था और मिडिल ईस्ट में दो ही ताकत थी, इराक और ईरान। दोनों आपस में लड़ रहे थे और वो सालों तक लड़ते, लेकिन जॉर्ज बुश इराक में घुसे, उस पूरे इलाके को डीस्टेबलाइज कर दिया, इराक कमज़ोर हो गया और अब इलाके में सिर्फ एक बुली बचा है। अब आप इसी बयान में जो मैं आपको खबर बता रहा हूँ, वहीं आप डोनाल्ड ट्रंप का फ़र्क देखिए। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कह रहा है कि अब ईरान ख़तरा नहीं है, अब वो किसी के लिए ख़तरा नहीं है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान अभी भी ख़तरा है। तो यह आदमी खुद ही पागल हो चुका है। एक बात हमेशा आपको समझाने की मैं कोशिश करता आया हूँ कि ईरान मुस्लिम देश है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो शिया बहुल देश है। इस वजह से जो सुन्नी और अरब देश हैं वो ईरान से बचपन से चिढ़ते हैं, हमेशा से चिढ़ते हैं, और मुसलमानों से दूसरी कौम इसलिए आगे रहती हैं क्योंकि वही कौम प्रोपेगेंडा करके आपस में मुसलमानों को लड़वाती है। आप बड़े बड़े उलमाओं को यूट्यूब पर सुनेंगे, बहुत बड़े बड़े, तो आपको उनकी बातों में ये बात सुनने को मिलेगी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात बदल चुके हैं, तमाम मुसलमान ईरान की इज्जत कर रहे हैं, लेकिन अरब तो अरब हैं। 12 डेज वॉर के दौरान अरब देशों से लगातार कांटेक्ट में था इजराइल, और अरबी देशों को कह रहा था ये जो हमला ईरान पर कर रहे हैं, यह हमला आप पर नहीं होगा, हम आपके खिलाफ नहीं हैं। आज हम ईरान को कमज़ोर इसलिए कर रहे हैं हमला करके, ताकि ईरान फ्यूचर में आप अरबों के लिए ख़तरा न बने। आप देख रहे हैं प्रोपेगेंडा। ईरान से अकेला लड़ने में इजराइल की इतनी फट रही थी कि वो अरब देशों को शांत करने में लगा था कि गलती से आप ईरान का साथ मत दीजिएगा। भले ही ईरान का साथ किसी ने नहीं दिया, लेकिन परवरदिगार आलम ने ईरान को इज्जत बख्शी और ईरान को गैब से मदद पहुंचाई। ये मेरी बात भी बहुत सारे मुसलमानों को बुरी लगेगी, लेकिन मेरा उसूल है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस बैनर के अंडर अगर मुसलमान ईमानदारी से आकर एक दूसरे से नफरत ख़त्म कर दें तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये मुसलमान कितनी बड़ी ताकत है। एक ब्रिटिश ईरानी आमिर रज़ा जर आलम, ये वैज्ञानिक हैं और ईरान में काम कर रहे थे, लेकिन जासूसी वो जर्मनी और इजराइल के लिए कर रहे थे। ईरान के वैज्ञानिकों के झुंड में रहकर सबूत मिले, ईरान ने गिरफ्तार किया और अब 10 साल की सजा उन्हें सुना दी है। ईरान में पानी तो ना के बराबर है। क्राइसिस पानी का क्या है आपको पता है, जिसकी वजह से ईरान बिजली भी बनाने में परेशानी फेस कर रहा है। अब ऊपर से दुनिया में सबसे बड़ी पाबंदी ईरान पर लग गई, तो ऐसे में अब ईरान बचने के लिए सोलर पावर की तरफ आगे बढ़ रहा है। ईरान के जो ऑफिशियल्स बातें बोलते हैं हम शुरू में नहीं मानते हैं, लेकिन ग्राउंड पे वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हमें यकीन करने में समय तो लगता है, लेकिन बात मुसलमानों को आ जाती है समझ में। अब जैसे ईरान के ऑफिशियल ने कहा है कि हमने इजराइल पर हमला जब किया तो उसके बाद से इजराइल के 25% इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं। इंटरसेप्टर बोलते हैं ऐसे रॉकेट सिस्टम को जो दुश्मन की आने वाली मिसाइलों को जाकर टक्कर मारते हैं और हवा में रोक देते हैं। तो ईरान ने कहा कि हमने इजराइल के 25% इंटरसेप्टर्स को ख़त्म कर दिया, जिसे दोबारा से इजराइल को भरने में 1 से 1.5 साल लगेगा। यही वजह है कि इजराइल ने सीज फायर कर लिया था ईरान से। ईरान के ऑफिशियल ने यह भी दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों को सिर्फ पैसे की नज़र से देखता है, कि ये सब कमाई का जरिया है और ये पैसा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है। ये बात तो अब आम मुसलमान भी समझ रहा है। ईरान के ऑफिशियल ने आगे ऐसी बात बोल दी कि अब तमाम देश सर खुजा रहे हैं और आप भी सोचने में मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न देश ये दावा कर रहे हैं, अमेरिका, इजराइल ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हमास को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो अगर आपने हमास को ख़त्म कर दिया तो फिर आप डील क्यों कर रहे हैं?
पहली बात। और चलिए आप डील कर भी रहे हैं तो डील आप किससे कर रहे हैं? जिससे कर रहे हैं वो हमास ही तो है। ईरानियन ऑफिशियल ने यह भी क्लियर कर दिया कि वेस्टर्न देश हम पर दबाव बना रहे हैं कि आप अपनी मिसाइलों की रेंज 500 किलोमीटर के अंदर कर लें, लेकिन हमने उनको साफ इनकार कर दिया है कि मिसाइल ताकत पर तो हम बात भी नहीं करेंगे। अब यहां पर मैं अपनी पर्सनल बात कहना चाहूंगा, इजाजत हो तो। बहुत अच्छी बात। कल तक जिस ईरान को कमजोर बताने दिखाने की कोशिश की जाती थी, और चलिए मान लीजिए कि ईरान कमजोर है, तो पूरे वेस्टर्न देशों की फटी क्यों पड़ी है कि भैया अब अपनी मिसाइल की ताकत कम कर लो। तो आज पूरी दुनिया इनडायरेक्ट मान रही है कि ईरान की जो मिसाइल पावर है वो नक्शा खराब करने वाली है। ईरानियन ऑफिशियल ने आगे ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि वो शांति लाते हैं ताकत के दम पर, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि अगर ताकत के दम पर शांति लाई जाती तो और अमेरिका में क्या ही फर्क रह गया। اون دلیلی که ایران درش شرکت نکرد اولا این بود که این جلسه بی ثمر، سطح پایین، جای ایران انقلابی نیست. نکته دوم این است که بعد از 2 سال جنگ ستمکارانه با ملت فلسطین، अगली खबर की तरफ बढ़े आगे तो लेबनान पर रोज की तरह आज फिर इजराइल ने हमला किया, जिसमें लेबनीज 4 आम लोग मारे गए हैं। إمام علي بوجهي لك الله أكبر يا حسين يا إمام علي। इसी लेबनान के राष्ट्रपति ने अमेरिकी ऑफिशियल से मुलाकात करके वादा किया है कि इसी साल के आखिर तक हम हिजबुल्लाह को पूरी तरह से डिसआर्म कर देंगे, हथियार डलवा लेंगे। अमेरिका का दोगलापन दुनिया को यह भी समझना चाहिए कि अमेरिका ने ही लेबनान में सीज फायर करवाया था कि भाई सीज फायर कर लो, और ये सीज फायर के बाद इजराइल रोज हमला कर रहा है। खुलासा यह है कि अमेरिका ने कहा है कि आप हमला गाजा पर मत करो, लेकिन उसने लेबनान पर हमला करने की पूरी परमिशन, ग्रीन लाइट इजराइल को दी हुई है। यही तो वजह है कि लेबनान पर हर दिन इजराइल हमला कर रहा है। आप देखते हैं तुर्की का जो रोल है कहीं कहीं दोगला वाला नजर आता है, अमेरिका और इजराइल को खुश करने वाला। लेबनान की फौज अलग है, हिजबुल्लाह अलग है। हिजबुल्लाह लेबनान की फौज से ज़्यादा ताकतवर है। लेबनान की आवाम हिजबुल्लाह को ज़्यादा मानती है। लेबनान की सरकार को अमेरिका का गुलाम मानती है। लेबनान की फौज को अमेरिका और इजराइल के गुलाम मानती है। ऐसे में तुर्की कूदा। तुर्की ने अपने वालिद मोहतरम रजब तैयब एर्दोगान ने अपने अब्बा हुजूर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को खुश करने के लिए कहा कि हम लेबनान की जो फौज है उसको बूस्ट करने के लिए लेबनान की ऑफिशियल मिलिट्री को हथियार देंगे, पैसा देंगे, ताकत देंगे। उधर जोलानी कभी पूल खेलता है, जोलानी कभी कहीं भाषण देने पहुंच जाता है। मुसलमान कौम जोलानी को जो है मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ता हुआ देखकर, भाषण देता हुआ देखकर, खुतबा देता हुआ देखकर खुश हो जाता है। मुसलमान भाई यहीं तक सोच रहा है, लेकिन जोलानी की हकीकत यह है कि इजराइल के आगे वो पूरा नंगा हो चुका है। ज़रा ये इजराइल की फ़ौज को देखिए, सीरिया के अंदर दिन दहाड़े बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इजराइल की फ़ौज घुस रही है। उनका जहां जाने का मन कर रहा है वो जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से सीरिया में दादागिरी कर रहे हैं। कोई अरब देश जोलानी के लिए नहीं बोल रहा है। अरे बोलेगा क्यों, जब जोलानी की खुद की इतनी ताकत नहीं है कि वो इजराइल से लड़े। बल्कि इजराइल जब सीरिया के अंदर घुसा तो जोलानी ने उसी वक्त कह दिया था, आपको मेरी बात याद होगी, कि भैया हम इजराइल से लड़ना नहीं चाहते। अजी सीरिया के तो हालात इतने ख़राब हैं, इस वीडियो को देखिए। ये इजरायली ब्लॉगर यूट्यूबर है, ये दमिश्क पहुंच गया, सीरिया की राजधानी दमिश्क, और वहां व्लॉग बनाकर वीडियो दुनिया को दिखा रहा है कि देखो हम इजरायली सीरिया पर राज कर रहे हैं, सीरिया में हम खुला घूम रहे हैं। अब होगा क्या, इजराइल टूरिज्म के बहाने सीरिया के अंदर अपने इजराइल के लोगों को भेजेगा। इजराइल के सेटलर्स वहां सीरिया के अंदर घुसकर, जैसे वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीन में फ़िलिस्तीनियों पर हमला करते हैं,
वैसे ही सीरिया के अंदर इजराइल के लोग हमला करना शुरू कर देंगे। उनके लिए सीरिया के लोगों पर हमला करना आसान इसलिए है क्योंकि एक बड़ा जत्था ऑलरेडी सीरिया के अंदर मौजूद है जो इजराइल और इजराइल को सपोर्ट करता है। हत्ता कि हमेशा से वो ये मांग कर रहे हैं सीरिया के अंदर स्वादा का इलाका, जहां वो यहूदियों से मोहब्बत करने वाली कौम द्रूज कम्युनिटी रहती है, तो सीरिया के अंदर जो इजराइल के टूरिस्ट जाएंगे स्वादा में रहेंगे। स्वादा के लोग जो द्रूज कम्युनिटी है वो इजराइलियों को पूजा वूजा करेगी, उनकी आरती उतारेगी। अरे साहब आइए आइए, आपका इंतजार था। तो सीरिया आगे तक के लिए बड़े खतरे में है। ये मैं बार बार समझा रहा हूं और आपको इस समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि आने वाले वक्त में आप सीरिया की खबरें ज्यादा देखेंगे। वहीं फ्रांस ने बशर अल असद जो सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ तीसरा अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। इधर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की सरकार के बीच तकरार बढ़ रही है। जो वो कट्टरवादी नेता है बेंजीवीर इजराइल का, उसने चापलूसी की, मक्खन लगाकर नेतन्याहू के इस नेता ने ट्रंप को जलील किया। ट्रंप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेंजीवीर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छे नेता हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि इजराइल एक आज़ाद देश है, हम जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। यानी वेस्ट बैंक पर कब्जे पर चिढ़ा हुआ है ट्रंप और मना कर रहा है अमेरिका की मत करना। इस पर इजराइल के नेतन्याहू के जितने नेता हैं ट्रंप को इनडायरेक्ट वे में निशाना बना रहे हैं। ये तो गाजा की जो डील दिखाई जा रही है, ये डील कम सौदा ज़्यादा है और गाजा की लगभग आधी ज़मीन पर कब्जा है। आपकी स्क्रीन पर एक मैप दिखा रहा हूं मैं। इस मैप के अंदर आप देखिए आधा गाजा जो बीच का है, जो येलो लाइन के अंदर है, वो इजराइल की सेना से आज़ाद है, लेकिन ज़्यादातर जो इलाका है, मान लीजिए जो 58% जो इलाका है वो इजराइल के कंट्रोल में है। तो आप जहां देख रहे हैं लाल लाल जो नुक्ते बने हुए आ रहे हैं, ये इजराइल के परमानेंट बेस हैं जो गाजा के अंदर इजराइल ने बनाए हैं। यानी इजराइल की फौज देखिए कितनी भारी मात्रा में गजा के अंदर परमानेंट अपने फौज तैनात करके राज कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अमेरिका को यह भी कह दिया कि UNRWA को हम गजा के अंदर काम करने नहीं देंगे। उधर नेतन्याहू की सरकार ने अमेरिका से शिकायत की है कि अभी भी हमास 10 से 12 यहूदियों की लाशों को लौटा सकता है, लेकिन वो जानबूझकर डिले कर रहा है ताकि सीज फायर की बातचीत सेकंड राउंड और लंबा हो जाए। इजराइल मना कर चुका है कि वीटो पावर इस्तेमाल कर दिया तुर्की के खिलाफ कि भाई तुर्की की फौज गजा में तैनात नहीं होगी। हैं तो अब कौन होगी तैनात? किसकी फौज? अजरबैजान की और इंडोनेशिया की। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर अजरबैजान की फौज गजा में तैनात होगी तो इसमें बड़ा फायदा इजराइल का है। ये बात हकीकत है क्योंकि अजरबैजान का पूरा झुकाव इजराइल की तरफ रहता है। तो ये उम्मीद ना कीजिएगा कि ये नाम का मुसलमान अजरबैजान गाजा में तैनात होगा तो गजा के हक के लिए काम करेगा। ना 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 ना। वहीं इजराइल अभी भी गाजा के अंदर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को आने से रोक रहा है। यह बात इजराइल की कोर्ट में गई तो इजराइल की कोर्ट ने IDF को 30 दिन का और टाइम दिया है कि आप सोच लीजिए, अभी भी आपके पास 1 महीना है कि गजा के अंदर आपको पत्रकारों को आने देना है कि नहीं। सोचिए, गाजा के अंदर जो एड ग्रुप काम कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि गाजा के अंदर जो माइंस हैं, जो मलबे हैं, जो गंदगी हैं, जो तबाही मची है, उसको पूरी तरह से साफ करने में 20 से 30 साल लगेंगे। अब जरा सोचिए, जिस बात को हम आपसे रोज कह रहे हैं कि UN ने कहा है कि सीज फायर के इस तमाशे के बावजूद गाजा के अंदर भुखमरी में कोई गिरावट नहीं आई है। अभी अपडेट ये मालूम हुआ कि फ्रांस भी गाजा के अंदर अपनी फौज भेजने को तैयार है। मिडिल ईस्ट स्पेशल डिटेल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, अकाउंट डिटेल का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद कुछ भी की जा सके। और अगर इससे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं तो गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए, पूरी दुनिया के लिए, लेबनान के मुसलमानों के लिए, फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए और सबसे मेन बात हिंदुस्तान के हालात के लिए,
हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी दुआ कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद।